Hello friends, in this video we will talk about T.S. Eliot, one of the famous writer of modern age. We are discussing the writers of modern age and this is our fourth video on T.S. Eliot. So please watch my last video so that you can understand T.S. Eliot better. Let's talk about T.S. Eliot. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको आज का मेन हमारा जो राइटिंग हमें करनी है T.S. Eliot की द वेस्ट लैंड वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए. तो T.S. Eliot was born in 1888 and he was died in 1965. चारों की चारों वीडियोस का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. फेबर एंड फेबर कंपनी के एडिटर थे एंड ही वाज लिंक्ड विथ हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म. एंड द रियल नेम, आपको रियल नेम सबके याद रखने हैं. थॉमस स्टर्न्स इलियट इनका रियल नेम है एंड बेस्ट नोन एज ए लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोइट्री. तो इनके 3 जॉनरास में लिखते थे, पोएम, ड्रामा एंड क्रिटिकल एसेस में. एपिग्राफ है इनका, इन माई एंड इज माई बिगनिंग, मेरे अंत में ही मेरी शुरुआत है. वर्क्स की तरफ चलते हैं. द फर्स्ट वर्क ऑफ T.S. Eliot इज द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक. फर्स्ट वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक. तो आज हम T.S. Eliot का सारा कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो 4th वीडियो है और इससे ज़्यादा नहीं. T.S. Eliot का जितना हम टाइम दे सकते थे हमने उतना दिया. तो ये इनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसमें ये द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है प्रूफरॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस. ओके, एंड ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है एंड दिस इज इन द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है. और जो एक कोट्स है वो आपको याद रखने हैं. कोई भी कोट्स आ जाता है एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि कोट किसने लिखा था, तो आपको सभी कोट्स याद रहने चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. द नेक्स्ट वर्क पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हेनरी जेम्स की नॉवल पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, सेम टाइटल इन्होंने इधर कॉपी किया है हेनरी जेम्स का पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी T.S. Eliot ने. ओके, और ये 3 पार्ट्स में लिखी गई है. सारा का सारा हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, तो मेरी T.S. Eliot की फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए. एंड गिरोंशन इज़ द थर्ड वर्क ऑफ T.S. Eliot, और गिरोंशन का मतलब है लिटिल ओल्ड मैन. ओके, लिटिल ओल्ड मैन. जो इसका एपिग्राफ है हैज़ बिन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर, मेजर फॉर मेजर से ये लिया गया है. और वेस्टलैंड हमने 4th इसलिए रखा था क्योंकि ये जो इसकी पब्लिशिंग है वो 1922 है, लेकिन हमने इसमें नहीं किया था क्योंकि इसको एक डिटेल स्टडी की ज़रूरत थी T.S. वेस्टलैंड को, क्योंकि वेस्टलैंड में से ज़्यादा क्वेश्चंस वेस्टलैंड में से ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. तो हम इसको बहुत ही अच्छे से आज की वीडियो में करेंगे. द नेक्स्ट वर्क इज़ हॉलो मैन. तो ये हमने कर लिया था. इन्होंने विलियम मॉरिस के वर्क हॉलो लैंड से हॉलो ले लिया और रुडयार्ड किपलिंग के वर्क से द ब्रोकन मैन से इन्होंने मैन ले लिया, तो इसीलिए इसका नाम रखा इन्होंने द हॉलो मैन. तो नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं. द नेक्स्ट वर्क इज़ हॉलो मैन को हमने डिटेल में किया था क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड स्विने एग्नोस्टस, ये एक वर्ड्स ड्रामा है, इनकम्प्लीट है ये. एंड द नेक्स्ट इज़ ऐश वेडनेसडे इज़ आल्सो कंप्लीटेड इन आर लास्ट वीडियो. ये सारे के सारे जो अभी मैं जल्दी क्विक रिवीजन आपको करवा रही हूँ ये सारे हमने अपने वीडियोस में कर लिए हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ द रॉक. ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट है. मर्डर इन द कैथेड्रल इज़ आल्सो कंप्लीटेड इन आर लास्ट वीडियो. फैमिली रीयूनियन एक ब्लैंक वर्स प्ले है, ये आपको याद रखना है. द नेक्स्ट इज़ ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स. तो कैट्स के ऊपर किसने लिखा? T.S. Eliot ने. बिल्लियाँ बहुत पसंद थी T.S. Eliot को. द नेक्स्ट इज़ 4 क्वार्टेट्स, ये भी हमने कर लिए थे. सारे ही क्वार्टेट्स का नाम आपको याद रखना है. द फर्स्ट इज़ बर्ंट नॉटन, द सेकेंड इज़ ईस्ट कुकर, द थर्ड इज़ लिटिल गिडिंग्स, द फोर्थ इज़ द ड्राई सैल्वेजेस. तो आपको ये सारे चारों नाम याद रखने हैं. 4 क्वार्टेट्स, लिटिल रिटन बाय T.S. Eliot. द कॉकटेल पार्टी, ये हमारी T.S. Eliot की 3rd वीडियो में हमने कर लिया. द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इज आल्सो कंप्लीटेड इन आर 3rd वीडियो. द एल्डर स्टेट्समैन इज आल्सो कंप्लीटेड इन आर 3rd वीडियो ऑन T.S. Eliot. तो आज करेंगे इनका फेमस बहुत फेमस वर्क जो है द वेस्ट
लैंड। तो स्टार्ट करते हैं, द वेस्ट लैंड। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1922। बिल्कुल याद रखना है बिना डाउट के कब ये पब्लिश हुआ था। एंड इट इज़ डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस। ये 5 भागों में बटा है, 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इट कैन बी व्यूड एज ए पोएम अबाउट ब्रोकननेस एंड लॉस। तो ये पोएम किसका है? खत्म, ब्रोकननेस और लॉस का। एंड इट इज़ ऑल्सो ए ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट चेंजेस स्पीकर, लोकेशन एंड टाइम्स थ्रू आउट। तो बार बार ये स्पीकर की जो लोकेशन है वो बार बार, और उसका वक्त जो है वो बार बार चेंज कर रहा है। एंड 433 लाइन्स लॉन्ग है ये। इट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ एन एपिक पोएम भी इसे बोला जा सकता है। तो 433 लाइन्स लॉन्ग है ये। आपको याद रखना है, लाइन्स बिल्कुल याद रखनी है बच्चों। जो भी वीडियोस में दिया जा रहा है, मैंने सारी वीडियोस में बोलती हूँ मैं कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शॉर्टकट करके हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको याद रखना है उतना ही इन वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वरना तो वेस्ट लैंड के ऊपर ही पूरी 4-5 घंटे तक बात हो सकती है अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताऊं तो। लेकिन उसमें से उन जो इतना टाइम आपके पास नहीं होता एग्ज़ाम में, आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, सेकंड पेपर की तैयारी करनी है, और सेकंड पेपर हमारा इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो जो टाइम आपको इसमें दिया जा रहा है ये आधा घंटा आपके लिए सफिशिएंट है। इतना इनके बारे में पढ़ लोगे ना तो एग्ज़ाम आराम से क्रैक है, बिल्कुल चिंता ही नहीं। सारी वीडियोस आप बिल्कुल मन लगा के सुने। आपको और कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी कहीं पे भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा जो मटेरियल है वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब भी वक्त मिलेगा मटेरियल उसी पे अपलोडिंग शुरू कर दी जाएगी। तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी चिंता ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर ज़रूर करें, और जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें। हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई डाउट हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। और स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू इज़रा पॉन्ड। ये किसको डेडिकेट किया है? उनकी फेलो जो दोस्त थी उनको इन्होंने ये डेडिकेट किया है, जिनका नाम था इज़रा पॉन्ड। तो इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत फेमस राइटर है इज़रा पॉन्ड। तो इनको इन्होंने ये अपना द वेस्टलैंड जो है वो डेडिकेट किया है। एंड इन द जर्नल ऑफ टी.एस. इलियट दैट इज़ क्राइटेरियन। तो ये किस में पब्लिश हुआ था? जनरल में पब्लिश हुआ था जिसका नाम है क्राइटेरियन। 1922 में इधर पब्लिश किया था इन्होंने इसी में। एंड इट इज़ ए पोएम अबाउट ब्रोकननेस एंड लॉस। जैसे मैंने बताया, इलियट्स वर्कड ऑन द वेस्ट लैंड वाइल सिटिंग इन द नेलैंड रॉक शेल्टर ऑन मार्गरेट सैंड। तो कब इन्होंने ये लिखा? जब ये बैठे थे नेलैंड रॉक शेल्टर पे, मार्गरेट सैंड्स पे, तब इन्होंने ये लिखना शुरू किया। 5 सेक्शंस, अब बात कर लेते हैं 5 सेक्शंस की। तो इसमें 5 सेक्शंस के अलग अलग नाम दिए गए हैं बच्चों, तो याद रखना है आपको सभी नाम्स भी बिल्कुल। तो पार्ट 1 जो है, पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो पार्ट 1 है द ब्यूरियल ऑफ द डेड। द ब्यूरियल ऑफ द डेड। कई बार सीक्वेंस लगाने के लिए भी बोल देते हैं कि कौन सा इनका पार्ट सिक्वेंशली ऑर्डर में लगाइए, तो आपको वो भी याद रखना है कि कौन सा फर्स्ट पार्ट है, कौन सा सेकेंड है, कौन सा थर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, इट इज़ ए मेटाफर। ये मेटाफर है। फिगर ऑफ स्पीच भी हम करेंगे वीडियोस, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या मेटाफर होते हैं क्या नहीं। तो इट इज़ ए मेटाफर फॉर द कंडीशन ऑफ कॉन्टेम्पररी मैन हुज लाइफ इज़ मीनिंगलेस। तो ये मेटाफर है, कंडीशंस दिखा रहा है जो मैन की, जिसकी लाइफ एक मीनिंगलेस, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, एम्प्टी है, खोखली लाइफ हो रखी है, एलिनेटिंग एंड ए रिजल्ट क्वाइट सिमिलर टू डेथ। तो उसकी ज़िंदगी एक मरे हुए इंसान की तरह ही हो रखी है। तो उसके बारे में बात करते हैं इसमें। इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ डेथ, रीबर्थ एंड ब्यूरियल। तो इसमें ये 3 थीम लेके चलते हैं, डेथ, रीबर्थ एंड ब्यूरियल। तो इसकी ओपनिंग लाइन्स आपको याद रखनी है। ओपनिंग लाइन्स है, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल इज़ द सॉरी अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। तो आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं। हमने ये लाइन सुनी थी कहाँ पे? कैंटरबरी टेल्स, जो चौसर ने लिखा था, मोस्ट फेमस राइटिंग ऑफ चौसर, द कैंटरबरी टेल्स में हमने ये लाइन सुनी थी। बस ये क्रूलेस्ट की जगह वो स्वीटेस्ट था, और ये मतलब चौसर को तो स्वीटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर लग रहा था अप्रैल, और टी.एस. इलियट को क्रूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर लगा।
ठीक है. एंड ही फर्दर डिस्क्राइब वेस्टलैंड एज स्टोनी रबिश एंड देर आर लॉट ऑफ एल्यूजन्स इन द सेक्शन. पूरा जो इनकी राइटिंग है द वेस्टलैंड फुल्ली एल्यूशंस, इन्होंने इतने सारे एल्यूशंस डाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इनका पहला एल्यूशन देख लेते हैं. वैगनर्स रोमांटिक ओपेरा इसमें दिया है, ओपेरा Wagner's romantic opera, and the name of the opera is Tristan and Isolde. तो इसका नेम क्या है? ट्रिस्टैन एंड आइसोलेट. एंड इन दिस ओपेरा ही इज जॉइन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लव ऑफ हैकिनेथ गर्ल मॉडर्न लवर्स. तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ये लोग, जिसके साथ? हैकिनेथ गर्ल के साथ मॉडर्न लवर्स जो है. हैकिनेथ गर्ल क्या है एंड हर लवर इस जो है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव मॉडर्न लवर्स हु आर एम्प्टी एंड डेसोलेट लाइक सी. और जो मॉडर्न लवर्स है वो कैसे हैं? एम्प्टी एंड डेसोलेट लाइक सी. एंड साइकी रीडर्स ऑफ द मैडम सोसेस्ट्रिस. साइकी रीडर ऑफ द मैडम सोसोस्ट्रिस. तो ये है मैडम सोसोस्ट्रिस. तो ये नाम आपको याद रखने हैं. ट्रिस्टन एंड आइसोलेट की बात हुई है कि इसमें द ब्यूरल ऑफ द डेड, टी.एस. इलियट ने जो लिखा है. द नेक्स्ट इज मैडम सोसोस्ट्रिस इज ए टैरेट कार्ड. तो जो कार्ड देख के बताती है ना भविष्य, तो वो कार्ड रीडिंग है. हु प्रिडिक्ट द फ्यूचर, जो प्रिडिक्ट करके बताती है कि तुम्हारा ये होगा, वो होगा, वो होगा. तो फ्यूचर के बारे में बताने वाले तो वो है. एंड रीडर एंड शी इज़ एडवाइजिंग हर क्लाइंट दैट फियर डेथ बाय वाटर. तो वो अपने क्लाइंट को एडवाइस कर रही है, भैया बच के रहना पानी से, पानी से खतरा बहुत है तुम्हें फ्यूचर में. एंड दिस इज आल्सो द नेम ऑफ द फोर्थ सेक्शन. और फियर बाय वाटर किसका है? फियर डेथ बाय वाटर किसका? फोर्थ सेक्शन का नाम भी है. तो इधर फोर्थ सेक्शन का नाम भी ले लिया टी.एस. इलियट ने, फोर्थ सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड. सो द रेफरेंस ऑफ द फोर्थ सेक्शन ऑलरेडी कम इन द फर्स्ट सेक्शन. तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि फोर्थ सेक्शन का रेफरेंस कौन से में आया. तो ये आपको याद रखना है, फोर्थ सेक्शन का रेफरेंस टी.एस. इलियट के फर्स्ट सेक्शन में आ गया है, ब्यूरल ऑफ द डेड में. एंड द सिटी ऑफ लंडन इज रिफर टू एज ए अनरियल सिटी. इसमें सिटी ऑफ लंडन को इन्होंने क्या बोला है? अनरियल सिटी, बिकॉज इट इज़ पॉपुलेटेड बाय घोस्टली मैन. ये बोलते हैं भैया बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं वहाँ पे, तो घोस्ट की तरह, भूतों प्लितों की तरह लंदन में. तो नेक्स्ट है पार्ट 2 गेम ऑफ चेस. पार्ट 2 नाम याद रखना है बच्चों, बिल्कुल याद रखना है कि कौन से में इसका पार्ट 2 क्या है? गेम ऑफ चेस. एंड द टाइटल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम थॉमस मिडिल्टन, जो 17th सेंचुरी के राइटर थे. प्ले गेम ऑफ चेस से इन्होंने टाइटल लिया है उनका. उन्होंने भी यही लिखा था गेम ऑफ चेस, इन्होंने ए लगा दिया. तो आपको याद रखना है थॉमस मिडिल्टन का एक प्ले था जिसका नाम था गेम ऑफ चेस, और इन्होंने ए गेम ऑफ चेस लगा दिया टी.एस. इलियट ने. एंड सेक्शन 1 की बात करते हैं जो इसमें ए गेम ऑफ चेस में है. वो इसमें वन देयर इज़ ए वूमेन हु इज़ वेटिंग फॉर हर लवर एंड दिस एंटायर वेटिंग सीन कुलमिनेट इनटू द चेस प्ले. तो वो एक लेडी है जो अपने लवर का वेट कर रही है, उसी को इन्होंने पूरा इसमें बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या क्या लिख दिया है. एंड देयर इज़ ए रेफरेंस टू क्लियोपेट्रा ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. तो ये थे ना एंथनी एंड क्लियोपेट्रा, उनका भी रेफरेंस है. डीडो का भी रेफरेंस है. एंड इवन कीट्स का जो लैमिया थी ना, उसका भी रेफरेंस है. एंड वी गेट टू नो दैट दिस वुमेन इज़ फ्रॉम ए हाई क्लास सोसाइटी. और इन रेफरेंस से हमें पता चलता है कि जो ये वुमेन बैठी है वो क्या है? हाई क्लास सोसाइटी से. एंड देयर इज़ ए रूम फिल्ड विथ पेंटिंग एंड देयर इज़ ए पेंटिंग ऑफ फिलोमिला. और जो रूम है वो उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है. और पेंटिंग किसकी है? फिलोमिला की. अब फिलोमिला कौन थी? फिलोमिला इज़ ए कैरेक्टर फ्रॉम ओविड मेटामॉर्फोसिस. ओविड ने लिखा था मेटामॉर्फोसिस. जो ओविड मेटामॉर्फोसिस है उसमें एक कैरेक्टर था विच डिनोट द रेप ऑफ फिलोमिला, जिसमें डिनोट करता है जो रेप हुआ था फिलोमिला का उसको. ठीक है, तो उसके बारे में ये है, फिलोमिला का रेप हुआ था उसको इन्होंने इसमें गेम ऑफ चेस में दर्शाया है. एंड वेटिंग एंड प्लेइंग द गेम ऑफ चेस, इसमें ये चल रहा है, वेट कर रही है, प्ले कर रही है, खेल रही है और इंतज़ार कर रही है. नेक्स्ट सीन इज विच इज़ अबाउट 2 वुमेन टॉकिंग इन ए लंडन बार एंड द बार ऑनर सेज. तो इसमें 2 लेडीज़ की बात हो रही है जो
बातें कर रही है लंदन बार में, और जो बार ओनर है वो बोलता है हरी अप प्लीज इट्स टाइम, चलो बंद होने का टाइम हो गया भैया तुम जाओ. एंड इन दिस husband and wife tend to be in a relationship only to fulfill their sexual desire. If the wife will not looking good, then the husband will definitely leave her. तो वाइफ अच्छी नहीं लगती तो हस्बैंड उसको छोड़ देता है फॉर सम अदर ब्यूटीफुल लेडी, दूसरी लेडीज़ के लिए. एंड द वुमन हु इज़ नॉट गुड सो गुड लुकिंग tells the other woman is that the reason of my appearance is because of abortion that I had. और वो वुमेन अच्छी नहीं लग रही, वो अपने जो दूसरी फ्रेंड है उसको बोल रही है भैया मैं ऐसी दिख रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरा अबॉर्शन हुआ था इसीलिए. एंड देर इज़ ए कोटेशन फ्रॉम हैमलेट वेयर ऑफिलियाज फेयरवेल का इसमें कोटेशंस है, और जो फाइनल वर्ड्स है जो बोले जा रहे हैं वो लेडी को, वो क्या है, हर फाइनल वर्ड्स आर गुड नाइट लेडी. तो उसको बोला जाता है कि भैया जाओ अब गुड नाइट लेडी. तो ये फाइनल वर्ड्स है इसमें, किसमें, ए गेम ऑफ चेस में. तो ये फाइनल वर्ड्स आपको याद रखना है, गुड नाइट लेडी. द नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वर्क की. थर्ड वर्क ऑफ टी.एस. इलियट. ये बहुत शॉर्टकट करके बच्चों, बहुत ही, इसीलिए कल वीडियो नहीं बनाई गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगा इसमें तो कि क्या लिखना है, क्या बच्चों को प्रोवाइड करना है इसमें. तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर था, तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इसमें से क्वेश्चंस हमने सारा कुछ आपके लिए लेके आए हैं. तो प्लीज़ मेहनत को आप इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, और आपको अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें. द नेक्स्ट इज़ पार्ट 5. कौन सा है पार्ट 5? द फायर सरमन. एंड द टाइटल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम ए सरमन बाय बुद्धा टू हिज फॉलोअर. जब बुद्धा अपने शिष्यों को, फॉलोअर्स को सरमन दे रहे थे, मतलब अपने जो बोलते थे ना, क्या बोलते, प्रवचन दे रहे थे, टू गिव अप अर्थली पैशन, जो अर्थली पैशन के ऊपर कि भैया छोड़ दो, तो उसके ऊपर इन्होंने वहाँ से टाइटल लिया है. अब बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा टाइटल कहाँ से लिया गया. जैसे एक गेम ऑफ चेस में थॉमस मिडिल्टन के प्ले में से टाइटल लिया था. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. कॉन्टरबरी टेल्स का उसमें सेक्शन 1 में जो था बिगनिंग, इन्होंने अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ की बात करी. तो आपको याद रखना है कि कौन सा इन्होंने कहाँ से टाइटल लिया है, इधर से लिया कि उधर से लिया. क्वेश्चंस ये ही पूछे जाते हैं. ये हम सोचेंगे कि पता नहीं ये पूछ लेगा कि कौन सी राइटिंग है, ये भी पूछा जाता है, ये तो पता ही होना चाहिए. कई बार पेपर ईजी आता है तो ये भी पूछ लेता है. पेपर थोड़ा सा उनको मॉडरेट लेवल का बनाना है तो थोड़ा सा अंदर से भी पूछ लिया जाता है. टफ लेवल का बनाना है तो और अंदर से पूछ लिया जाता है. तो इसीलिए आपको सारा याद रखना है. इट ओपन्स विथ एन इमेज ऑफ रैट्स एंड गार्बेज सराउंडिंग द स्पीकर. तो बस स्पीकर जो है उसके बाहर बाहर कर क्या है, रैट्स एंड गार्बेज की इमेजेस है. तो क्या है, रैट्स एंड गार्बेज की इमेजेस है. तो ये आपको याद रखना है. आल्सो इट हैज़ एल्यूशंस टू, मैंने जैसे बताया टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड में भर भर के इल्यूशंस डाल रखे हैं. कोई कहीं से, मतलब इसमें इसी की बहुत बड़ी वीडियोस बन जाती अगर मैं सारे इल्यूशंस डालती तो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राइटर्स के इल्यूशंस है वही इसमें इसीलिए डाले गए हैं. तो ऑल्सो इट हैज़ एल्यूशंस टू स्पेंसर. तो स्पेंसर जो फेमस राइटर थे ना, तो उनका स्पेंसर वर्क के प्रोथेल्मियन जो था ना, उसमें हमने पढ़ा था स्वीट थैम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग. तो उसी के बारे में इन्होंने इसका भी एल्यूशन डाल रखा है. एंड ही हैज़ डेडिकेटेड ए सॉन्ग टू ए रिवर थैम. तो इन्होंने इसमें, ये थैम है, ये रॉन्ग स्पेलिंग है तो आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिए. तो इसमें इन्होंने डेडिकेट किया है अपना जो पोयम है वो किसको, रिवर थैम को. And in this part speaker goes and he takes the speaker to hotel where homosexual people are having pleasure. And at this point the speaker became like Tiresias, was a blind prophet बन जाता है. And he had both male and female traits in himself, so he was unsexed. Tiresias references is seen in various Greek plays. तो Tiresias का रेफरेंस हमने बहुत बार किस में देखा है, ग्रीक प्लेस में देखा है. where the speaker and the main protagonist take the help of Tiresias to know the future. तो किसकी हेल्प लेते थे, स्पीकर जो, और जो मेन प्रोटोगोनिस्ट जो हीरो होता था, फ्यूचर देखने के लिए Tiresias का हेल्प लेते थे. एंड देयर इज ए सीन of modern love in fire sermon, and that scene is denoted by a
typist. And so there is a girl and clerk, and the girl says, I am glad at over. And we can see that there is no passion and warmth in love affair, and all the modern love talk about how to have instant pleasure. And few lines इसकी याद रखनी है, जो लास्ट में जो few lines दी गई है वो सेंट अगस्टिन के ऊपर दी गई है एट द एंड. तो आपको पूछा जाए कि किस में सेंट अगस्टिन की लाइंस दी गई है एट द एंड, तो आपको याद रखना है फायर सरमन. नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करते हैं. डेथ बाय वाटर, डेथ बाय वाटर, death by water. And this is the smallest section of only 8 lines. सबसे छोटा सेक्शन है, 8 लाइन का ही है. एंड इट डिस्क्राइब्स द डेथ ऑफ ए मैन. और इसमें दिखा रहा है कि इंसान कैसे डूब रहा है. डेथ ऑफ ए मैन मतलब आदमी मरते हुए को डिस्क्राइब किया जा रहा है. एंड इन सेक्शन पार्ट, जो मैडम सोसास्ट्रिस थी ना फर्स्ट पार्ट में, एडवाइस हर क्लाइंट टू फियर डेथ बाय वाटर. तो पार्ट वन इन सेक्शन पार्ट 1 में किसको, मैडम सोसास्ट्रिस, जो कार्ड देख के भविष्य बता रही थी अपने क्लाइंट को, वो क्या बोल रही थी, फियर डेथ बाय वाटर. मैंने बोला ना फर्स्ट वाले का रेफरेंस 4th पे आ रहा है. एंड इन दिस द स्पीकर डिस्क्राइब द डेथ ऑफ ए मैन, फ्लीबस एंड फ्योबियन who dies by drowning. तो ये कौन मर रहा है इसमें, डिस्क्राइब द डेथ ऑफ ए मैन, फ्लीबस. तो आपको याद रखना फ्लीबस द फ्योबियन हु डाइज बाय ड्राइनिंग. तो वो डूब के वो मर रहा है. एंड देर आर रेफरेंसेस ऑफ सी क्रिएचर्स. इसमें बहुत सारे सी क्रिएचर्स जो है उनका भी रेफरेंस है. हु पिक द पार्ट ऑफ दिस बॉडी एंड टीयर देम अपार्ट, जो उसकी बॉडी को पकड़ लेते हैं और उसके चिथड़े चिथड़े अलग कर देते हैं. नरेटर आस्क द रीडर टू रिकॉल देयर ओन मोर्टेलिटी. तो रीडर्स को बोल रहे हैं कि अपनी ओन खुद की मोर्टेलिटी को याद करो. ही इज आस्किंग अस टू रिमेंबर दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डाई सून. तो अपने लिए भी बात करेंगे, भैया तुम भी मरोगे एक दिन, ठीक है. ऐसा नहीं है कि यही मरा है. आफ्टर वाटर इज ए सिंबल ऑफ रीबर्थ. वाटर किसका सिंबल होता है, रीबर्थ. जो अस्थियाँ होती है वो पानी में बहा दी जाती है ना, कि ताकि उसका रीबर्थ जो है फिर से जन्म, जो अगला जन्म है वो अच्छा हो जाए. एंड रीबर्थ का सिंबल है, लाइफ का सिंबल है, प्यूरिफिकेशन का सिंबल है, प्योरिटी का सिंबल है. कोई जल की कसम खाता ना कि मैं जल की कसम खाता हूँ, सच बोलूँगा. बट फॉर वेस्टलैंडर्स इट हैज़ बिकेम ए सोर्स ऑफ डेथ. लेकिन वेस्टलैंडर्स के लिए क्या बन गया, ये सोर्स ऑफ डेथ. तो 8 लाइन्स का था, आपको याद रखना है. द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट लैंड इज द वॉट द थंडर सेड, वॉट द थंडर सेड. एंड इन दिस द सीन शिफ्ट फ्रॉम सी टू रॉक्स एंड माउंटेन्स. तो सी से कहाँ गया, शिफ्ट हो गया सीन, अब रॉक्स एंड माउंटेन्स की तरफ ले गए हैं नरेटर. एंड द नरेटर इज क्राइंग फॉर रेन. और नरेटर रो रहे हैं, भैया बारिश हो जाओ. एंड फाइनली इट स्टार्ट रेनिंग. और एकदम बारिश होनी शुरू हो जाती है. एंड द पोएम क्लोजेस विद द रेपिटेशन ऑफ द 3 वर्ड्स. तो पोएम किस पे क्लोज हो रहा है, 3 वर्ड्स का रेपिटेशन हो रहा है इसमें. द थंडर सैड, विच अगेन मीन गिव, शो, कंपैशन एंड कंट्रोल यूर सेल्फ. तो ये 3 वर्ड्स पे ये ख़त्म हो रहा है. गिव, शो, पैशन एंड कंट्रोल यूर सेल्फ. इसमें देर इज़ ए एल्यूशन ऑफ उपनिषद का एल्यूशन है इसमें. देर इज़ एन एल्यूशन टू उपनिषद. उपनिषद जो हिंदू धर्म की जो है उसका, इसमें इन्होंने एल्यूशन लिया है, जिसमें दाता दयावदम दमयता, ओके, दाता दयावदम दमयता का रेफरेंस इन्होंने उपनिषद से लिया गया है, जिसका दाता का मतलब है टू गिव एंड दयावदम का मतलब है टू सिंपथसाइज. द नेक्स्ट इज दमयता का मतलब है कंट्रोल, टू गिव, टू सिंपथसाइज, टू कंट्रोल की बात इसमें कर रहे हैं. एंड लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, जो नर्सरी राइम हमने सुना था ना, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, जो नर्सरी राइम है ये. एंड जो इट इज़ देयर इन द 5th सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड, जो इसी सेक्शन में वेस्टलैंड के आता है. तो बच्चों ये नोट कर लो, लंडन ब्रिज का इसमें मैं मेंशन करना भूल गई हूँ. लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, जो नर्सरी राइम बना था वो इसी के ऊपर बना था. जो वेस्टलैंड के 5th सेक्शन में इसकी बात होती है.
ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की, जो लास्ट इसके पेपर में क्वेश्चंस आ रखे हैं। इतना ही टाइम इसको देना है, ज़्यादा टाइम बहुत कम। आप 6 महीने 1 साल तैयारी करते हो जब जाके होता है, तो ये ना इतना मतलब आप हर को कितना किसको टाइम देना है वो आपको स्पेसिफाई अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए अपना एक शेड्यूल बना लो कि मैं इतना टाइम इसको दूंगा, इस मेन है कि नहीं है। द वेस्टलैंड में जितना इंपॉर्टेंट था मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का, क्योंकि आप जो मेन है वही भूल जाते हो, फिर दिक्कत ही हो जाती है। तो वो हमें नहीं करना है, जो मेन है वही करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टीएस इलियट वेस्टलैंड पब्लिश्ड इन। तो आंसर करने की कोशिश करिए सभी के सभी। टीएस इलियट वेस्टलैंड पब्लिश्ड इन डैश। The answer is 1922 और in the journal of T.S. Eliot that is Criterion। मैंने फर्स्ट वन में पढ़ा है ना, जर्नल कौन सा था, क्राइटेरियन में पब्लिश हुआ था 1922 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इट्स फाइनल पब्लिश्ड वर्जन Eliot's Wasteland contains a total of how many lines। तो टोटल कितनी लाइंस थी टीएस इलियट के, बताया था आपको फर्स्ट वाले में पार्ट में। टोटल लाइंस आर 433 लाइंस। कई बार बच्चों 434 भी आ जाता है, तो 433 आए तो 433 को ही टिक करना है। अगर 434 भी साथ में दे दे तो 433 को करना है, और 433 दे ही ना तो आप 434 को करके आ जाना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो एग्जैक्ट है वो तो 433 लाइंस है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है 434 भी लिखा आ रहा है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीन्स ऑफ वेस्टलैंड डू वी हैव डिपार्चर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लैंड। तो कौन सा है, पब का जो सीन है वो। इन दिस वी फाइंड ए डिपार्चर फ्रॉम ए स्टैंडर्ड इंग्लिश। द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे जो क्वेश्चंस है लास्ट इसके पेपर में आ रखे हैं, और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं वेस्टलैंड से, बहुत ज़्यादा, तो हमें उसे स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, वेस्टलैंड तो करके ही जाना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द सेक्शंस ऑफ वेस्टलैंड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। तो कैसे वो ऑर्डर में आए हैं उसी तरीके से आपको अरेंज करना है, तो अरेंज करिए फटाफट अपने माइंड में, टाइम जल्दी से जल्दी। द फर्स्ट इज ब्यूरियल ऑफ द डेड पार्ट 1, second is game of a chess, the second, third is fire sermon, death by water, what the thunder said, what the thunder said। the next is, तो ये 5 के 5 पार्ट कैसे अपियर हुए हैं इसमें वेस्टलैंड में, आपको वैसे ही सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला था। द नेक्स्ट इज गेव ए लाइन फ्रॉम स्पेंसर्स प्रोथेल्मियन, स्वीट रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। तो किस में, स्पेंसर प्रोथेल्मियन का ये जो लाइन है कहाँ पे अपीयर हुई है। अनदर पोएट फॉन्डली रिकॉल्स दिस लाइन बट कैन नॉट कॉन्स्टेंट देयर हेवनली आयरनिक स्टोन इन। द आंसर इज वेस्टलैंड। इसका देखो ये इसमें स्पेंसर का पूछा ना, तो ये चीज़ें इसीलिए डाली गई थी इसमें पूरे में कि कौन सी मैंने इसमें क्वेश्चंस पहले नहीं देखे थे, लेकिन हमें क्वेश्चंस करते टाइम बड़ा इजी लग रहा है, सारे आ रहे हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें अपनी वीडियो में अच्छे से हमने बहुत ही 20 मिनट में ही हमने पढ़ ली सारी। द नेक्स्ट इज, अब आप इसको भी आंसर करने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर इज नॉट डायरेक्टली रिफर्ड टू टीएस इलियट इन द वेस्टलैंड। तो कौन सा डायरेक्टली रिफर नहीं हुआ, आंसर में किंग लियर दिया गया था। वी फाइंड टेम्पेस्ट भी इसमें दिखाया हमें, जिसमें टेम्पेस्ट की भी बात हुई है, हैमलेट की भी बात हो रही है, कोलेनियस इन द वेस्टलैंड, बट किंग लियर इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन वेस्टलैंड। तो आपको याद रखना है टेम्पेस्ट, हैमलेट, कोलेनियस, इन सब की बात हुई है वेस्टलैंड में। कहीं ना कहीं हमें इनकी झलक दिखी है, लेकिन किंग लियर की कहीं नहीं दिखी। इसमें कोई किंग लियर का मेंशन नहीं था, कोई भी बाप बेटे की रिलेशन ऐसा कुछ भी नहीं था। द नेक्स्ट इज विच पॉपुलर नर्सरी राइम इज मेंशन एट द एंड ऑफ द वेस्टलैंड। अभी आप ये तो बोल ही दो, विच पॉपुलर नर्सरी राइम इज मेंशन एट द एंड ऑफ द वेस्टलैंड। मैंने ये बताया था, लिखना मैं भूल गई थी, लेकिन ये बता दिया था। तो क्या था, कौन सी लाइन है, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। तो ये राइम इसमें है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन। रीजन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस पे। तो असर्शन लिखा है वेस्टलैंड एंड्स इन ए फ्लरी ऑफ रैंडम एल्यूशंस। यस,
कितने रैंडम एल्यूशंस ले रखे थे, बहुत ज़्यादा। तो एल्यूशंस का नाम आए वेस्टलैंड के ऊपर तो फट टिक करना है। द नेक्स्ट रीजन में इन्होंने दिया है द एंडिंग ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट द पोएट डिवाइडेड लाइफ बिटवीन अमेरिका एंड इंग्लैंड एंड द लाइफ गिवन ओवर टू प्रिमिटिविज्म। नो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा था? कुछ भी नहीं कर रहा था। अमेरिका इंग्लैंड का कुछ भी नहीं कर रखा था ऐसा। तो इसमें आंसर हमें असर्शन इज राइट, वेस्टलैंड इन ए फ्लरी ऑफ रैंडम एल्यूशंस है। एंड ही हैज़ रिटन वेस्टलैंड इन ऑर्डर टू शोकेस द काइंड ऑफ लाइफ द मॉडर्न मैन लिव्स। तो क्यों लिखा उन्होंने वेस्टलैंड? वो दिखाना चाह रहे थे कि कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। पूरा मतलब ब्रोकननेस की बात, लॉस की बात हो रही थी। एंड देयरफॉर ही डज नॉट टॉक अबाउट हिज डिवाइडेड लाइफ इन अमेरिका एंड इंग्लैंड। उन्होंने अपने जीवन के बारे में इधर कुछ भी बात नहीं कही है। इन्होंने एक मॉडर्न लाइफ की बात करी थी कि कैसे इंसान आज के टाइम पे टूट चुका है, एक खाली खोखला इंसान रह गया है। द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइटल दैट आर पब्लिश्ड इन 1920s। तो कौन सा है पब्लिश हुआ था 1920s में? वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुआ था ना, तो 20s की बात हो रही है, तो 1922 में आपको टिक करना है द वेस्टलैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement of this passage are true? द स्टेटमेंट दी गई है, द स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट फर्दिनांद इन टेम्पेस्ट। जो फर्दिनांद था उसके बारे में टेम्पेस्ट में बात हो रही है। वीपिंग अगेन द किंग माई फादर ब्रेक्ड दिस म्यूजिक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स लिंक देयर क्वेरी and my passion with its sweet air, then I have followed it. The answer is in this passage reappear in an alter and ironic version in T.S. Eliot Wasteland. तो ये आयरनिक और अल्टर वर्जन में किस में आ गया है? टी.एस. इलियट में। जैसे मैंने बताया किंग लियर का मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन शेक्सपियर के टेम्पेस्ट इसमें मेंशन हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, जो फर्दिनांद बोलता है टेम्पेस्ट में वो लाइन इन्होंने इसमें मेंशन करी है। द नेक्स्ट इज इन विच वर्क रिटन बाय एविलियन वॉ एंड द टाइटल ऑफ दैट वर्क हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेस्टलैंड, नेम द बुक। द आंसर इज हैंडफुल ऑफ डस्ट। ये मैं इसमें लिखना भूल गई थी, आप लिख लीजिए हैंडफुल ऑफ डस्ट, जो एविलियन वॉ ने लिखा है। द टाइटल हैंडफुल ऑफ डस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेस्टलैंड। तो ये जो एविलियन वॉ ने लिखा था हैंडफुल ऑफ डस्ट, वो किस में से लिया था? वेस्टलैंड के टाइटल में से लिया गया था। हम बात करेंगे इसकी, तब मैं ये ज़रूर याद रखूँगी। एंड इट अपीयर्स इन वेस्टलैंड, इट विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट। तो ये लाइन आई थी, इट विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट। तो वो इन्होंने एविलियन वॉ ने अपनी जो हैंडफुल ऑफ डस्ट इन्होंने लिखा है उसमें ये लाइन्स जो वेस्टलैंड की उन्होंने डाली है। तो आपको याद रखना है किसने वेस्टलैंड की लाइन्स ली है, तो एविलियन वॉ ने ली है। तो ये आज का हमारा टी.एस. इलियट यहीं पे ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले जल्दी से जल्दी। जब भी वीडियोस देखें तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए ज़रूर लाइक करें। जितने ज़्यादा हम जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा कि हाँ मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। और आपकी तरफ से तो इतना ही कंट्रीब्यूशन चाहिए कि जब भी आप वीडियोज़ देखें लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड को पॉज करके उन्हें भी पढ़ें। तो 2 टाइम्स इधर ही रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट तो आपने सुन ली वीडियोस, देख भी लिया जो है मटेरियल, उसके बाद में आपको जो स्लाइड्स है वो आप पढ़ रहे हो, तो 2 बार हो जाएगा। तो आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जो ये आधा घंटा है, उस आधे घंटे में आप बहुत ही अच्छा मटेरियल और बहुत कुछ इस वीडियो से लेके जा रहे हो। तो सोचना इस बात को कि प्लीज़ थोड़ा सा एक लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल का बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। और कल की वीडियो में हम करेंगे सी और नो कैसी। बहुत छोटे राइटर है, क्योंकि वैसे भी टी.एस. इलियट बहुत बड़े राइटर थे, मुझे बहुत इसमें ज़्यादा टाइम लगा, तो इसीलिए कल हम बहुत छोटे राइटर मॉडर्न एज के हम लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट